हेलो नमस्कार सभी को। तो देखो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि सर्कुलर मोशन है उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम क्या करेंगे कि अब सर्कुलर मोशन को हम एनएलएम से कैसे रिलेट करेंगे या ऐसे कई फोर्स के साथ किस तरीके से इसका एनालिसिस करना है। क्वेश्चन में अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो F इक्वल टू एम में जो अपनी इक्वेशन होती है एनएलएम के अंदर उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपना ये लेक्चर होने वाला है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो हम बोलेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो देखो ऐसे सोचो कि अगर आपका सर्कुलर मोशन है, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर है तो चाहे सर्कुलर मोशन आपका यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों ही केस में पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन तो होता ही है। और एक्सेलरेशन होता है तो हम कहते हैं सर्कुलर मोशन हमेशा ही एक्सेलरेटेड मोशन है। सर्कुलर मोशन हमेशा ही कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और ये बताओ F इक्वल टू एम ए या F नेट इक्वल टू एम ए इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब उस पर जरूर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। या ऐसे कहें कि अगर एक्सेलरेशन आना है तो इसका मतलब बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे कहें बिना नेट फोर्स के तो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एक टर्म आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको ऐसे समझो कि मैं क्या कह रहा हूं कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है। ये क्या कर रहा है, एक सर्कल में ऐसे घूम रहा है। क्या कर रहा है, सर्कल में ऐसे घूम रहा है। इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड है वो कितना है, v। इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड कितना है, बोलो जल्दी बोलो, v है। और v स्पीड है तो मैं कहूंगा कि इसके सेंटर की ओर एक्सेलरेशन होगा हमेशा। एक्सेलरेशन अगर इसकी स्पीड बदल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट किधर आएगा, सेंटर की ओर। और अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन होगा ही किधर, सेंटर की ओर। तो कैसी भी सिचुएशन रहे मैं कहूंगा टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा क्या होगा, इसके पास एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन कितना होगा, AC के बराबर। किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर। यानी अगर पार्टिकल आपका सर्कल में घूम रहा है तो टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा एक्सेलरेशन आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, AC बोलेंगे। ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब बताओ, मैंने कहा कि ये पार्टिकल है सेंटर की ओर, इसके पास एक्सेलरेशन AC है। AC की वैल्यू क्या लिखते हैं, v² अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर r लिखते हैं अपन। अब अगर ये एक्सेलरेशन आया है तो इस डायरेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ नेट फोर्स आया है, तभी तो एक्सेलरेशन आया होगा। यही तो अपना एनएलएम कहता है। अपना एनएलएम क्या कहता है कि टुवर्ड्स द सेंटर अगर मैं इक्वेशन लगाऊं F नेट इक्वल टू एम ए, टुवर्ड्स द सेंटर अगर मैं इक्वेशन लगाऊं F नेट इक्वल टू एम ए, तो मैं कहूंगा सेंटर की ओर जो नेट फोर्स है वो क्या बनना चाहिए, m इंटू ए के बराबर बनना चाहिए। और आपका m इंटू ए, या हम कहें कि ये एक किसके बराबर, यहां AC के बराबर, तो m इंटू AC के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना आना चाहिए, AC की वैल्यू लिखता हूं तो mv² अपॉन r या m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर हमारा नेट फोर्स आना चाहिए। अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स कितना बनेगा, mv² अपॉन r बनेगा। अब बताओ अगर नेट फोर्स बनेगा इसका मतलब इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, नेट फोर्स की टुवर्ड द सेंटर की ओर। इसको सर्कल में घूमना है, इसको सर्कल में घूमना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है और किसी इंस्टेंट पे उसकी स्पीड v है तो टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा नेट फोर्स कितना बनेगा, mv² अपॉन r। और ये फोर्स बनेगा तो इतना फोर्स उस पर लग रहा होगा, उतना फोर्स उस पर लग रहा होगा जो भी फोर्स इक्वेशन को प्रोवाइड करे, जो भी फोर्स ये वैल्यू प्रोवाइड करे। तो यही से कंक्लूजन निकला कि यहां पे टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगी, एक
फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो क्या करेगा, इसको सर्कल में घुमाएगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं एसी का मेन काम क्या होता है, सर्कल में घुमाने का, इसकी डायरेक्शन बदलने का। तो जो फोर्स लगेगा वो भी हर टाइम टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और हर टाइम टुवर्ड्स द सेंटर होगा तो वो क्या कर रहा होगा, इसको सर्कल में घुमा रहा होगा। तो उसी फोर्स को क्या बोल दिया, सेंट्रीपेटल फोर्स बोल दिया। ये कोई नेचर में नया फोर्स नहीं है, ये ध्यान रखना। हमने क्या कहा कि द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल, द फोर्स विच इज ए रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी इन सर्कुलर मोशन, या ऐसे कहें कि कोई भी फोर्स सर्कुलर मोशन में जो टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, और उसी फोर्स का नाम क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और हमने क्या कहा था, कितना फोर्स चाहिए इसको इस v स्पीड से घूमने के लिए सेंटर की ओर, mv स्क्वायर अपॉन r। तो हमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितना होनी चाहिए, mv स्क्वायर अपॉन r, या फिर m ओमेगा स्क्वायर r होनी चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन देखो मैं क्या कहता हूं आपको, कि जब भी पार्टिकल सर्कल में घूमेगा उसको सेंटर की ओर एक फोर्स चाहिए, कितना फोर्स चाहिए, mv स्क्वायर अपॉन r या m ओमेगा स्क्वायर r। ये फोर्स कोई ना कोई फोर्स होगा नेचर का जो इसको क्या कर रहा होगा, प्रोवाइड कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, प्रोवाइड कर रहा होगा, जिससे कि ये सर्कल में घूम जाए। कोई नया फोर्स नहीं है नेचर का। जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन, क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, ऐसे समझो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि, अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पे कि देखो ये आपका सर्कुलर मोशन है, कौन सा सर्कुलर मोशन है, चलो देखो पहला एग्जांपल ये ले लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, अपने न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में घूम रहा है। ठीक है, देखो ये न्यूक्लियाई हुआ, न्यूक्लियाई पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन है कैसा चार्ज, नेगेटिव। ये सर्कल में घूमता है, पढ़ा आपने ऐसा एग्जांपल, आपने ऐसा एग्जांपल पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स आपको पूछा जाए, बताओ इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कौन सा है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियाई क्या कर रहा है, अपने अट्रैक्शन की वजह से इधर खींच रहा है। जब ये यहां है तो उधर खींच रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो क्या करता है, ये सेंटर की ओर ऊपर खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो ये इसको किधर खींचता है, इस साइड खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाता है तो इसको किधर खींचता है, नीचे खींचता है। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो इस न्यूक्लियाई का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और हर टाइम पे किधर लग रहा है, सेंटर की ओर। तो हम कह देंगे कि यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये क्या कर रहा है, इसको इस सर्कल में घुमा रहा है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स का ही नाम क्या हो जाएगा, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। कि यहां पर इसी फोर्स को हम बोल देंगे, ये कौन सा फोर्स का काम कर रहा है, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का। मतलब आप समझे, जो इसको सर्कल में घुमाए, ठीक है, नेचर में अवेलेबल फोर्स जो भी है, जो इसको यहां सर्कल में घुमा रहा है, उसी फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स पड़ जाता है। चलो देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, कहा यहां पे देखो कि अगर मैं रस्सी से बांध के क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूं, ऐसा समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या किया, रस्सी से बांध के घुमाया, घूम रहा है, ये v स्पीड से घूम रहा है, यहां पे ऐसे ऐसे मैं घुमा रहा हूं इसको। तुमसे पूछा जाए बताओ यहां पर इस पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो मैं कह रहा हूं और कोई फोर्सेज नहीं है, ये रस्सी है और ये पार्टिकल है, इसको मैं घुमाए जा रहा हूं, घुमाए जा रहा हूं। तो बताओ इसको मैं घुमा रहा हूं, तो मैंने कहा कि इसमें लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, तो आप कहोगे पार्टिकल रस्सी से कनेक्टेड है, तो रस्सी के अंदर क्या लग रहा होगा, इधर टेंशन आ रहा होगा। जब ये पार्टिकल यहां है आपका तो यहां पर टेंशन किधर आएगा, ऊपर। जब ये यहां पर आपका तो टेंशन इधर आएगा, और जब ये यहां पे है तो टेंशन इधर आएगा। मतलब ये रहा कि हर टाइम पे टेंशन किधर लग रहा है, इसके सेंटर की ओर। हर टाइम पे टेंशन किधर लग रहा है, इसके सेंटर की ओर लग रहा है। तो ये टेंशन क्या कर रहा है,
इसको घूमने के लिए रिक्वायर्ड जो फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हुआ, एफसी का काम कौन करेगा, यहां पर काम करेगा ये टेंशन फोर्स। कौन काम करेगा यहां पर, एफसी का टेंशन फोर्स काम करेगा। दूसरा देखो यहां पे मैंने ऐसे कहा कि ऐसे समझो कि यहां पे ये आपके पास क्या है, ऐसे है, ये ऐसे एक वॉल बनी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक वॉल बनी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। आपने क्या किया, एक बॉल है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे उसमें से वॉल बनी हुई है, आपने इसको स्लाइडली ऐसे खिसकाया, तो ये बॉल क्या कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ये बॉल ऐसे क्या कर रही है, घूम रही है। आपसे पूछा जाए बताओ ये बॉल ऐसे घूम रही है तो इसको घुमा कौन रहा है, तो हमने कहा कि जब बॉल है, इस बॉल पे बताओ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो ये वॉल है, इस पे क्या लगा रही होगी, इधर नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी। बॉल यहां पे है तो ये वॉल इस पे इधर नॉर्मल लगाएगी, बॉल यहां पे है तो ये नॉर्मल इधर लगेगा, बॉल यहां पे है तो ये नॉर्मल ऊपर लगेगा। इसका मतलब यहां नॉर्मल फोर्स हर टाइम किधर लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है, तो हम कहेंगे यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कौन दे रहा है, इसको नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आप ये समझ गए कि जब भी पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, नेचर का कोई ना कोई फोर्स होगा जो उसको सेंटर की ओर लग रहा होगा उस पे, और वही फोर्स उसको घुमा रहा है। तो जो फोर्स उसको घुमाए उसी का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसी का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और v स्पीड से घूम रहा है किसी स्टैंड पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv²/r हो जाती है। तो यहां तक आपको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, देखो टेंजेंशियल फोर्स। अब मुझे बताओ, अगर आपका जो पार्टिकल है सर्कल में वो घूम रहा और स्पीड बदल रही है, घूम रहा और स्पीड बदल रही है, तो हम क्या कहते हैं कि यहां से अगर स्पीड बदले तो स्पीड बदलने के लिए तो देखो यहां पर हम क्या कहेंगे कि स्पीड को अगर बदलना है तो स्पीड को बदलेगा कौन सा फोर्स, जो इसकी स्पीड के अलोंग, वेलोसिटी के अलोंग लग रहा है। या हम कहते हैं कि जब स्पीड बदलती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है ना, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है तो मैंने कहा अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका 80 है तो ये एक्सेलरेशन अपने आप तो आएगा नहीं, कोई फोर्स लग रहा होगा, तो जो फोर्स क्या कर रहा है, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो फोर्स इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है उसी का नाम क्या हो जाता है, टेंजेंशियल फोर्स हो जाता है। तो हमने कहा अगर पार्टिकल का मास m है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 है, तो बताओ टेंजेंशियल फोर्स, तो हम कहते हैं F net = m × a। तो हमने कहा एनएलएम की इक्वेशन से लिख सकते हैं कि टेंजेंशियल फोर्स कितना बन जाएगा, इसका मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो ये अपने पास आया कि टेंजेंशियल फोर्स है वो कितना बनेगा, तो हम कहेंगे द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी, और एफ टेंजेंशियल कितना बन जाएगा, m × 80 के बराबर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड लिखे, तुमने कहा 80 आपका रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, ये 80 = α/r। इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब तो ये रहेगा नहीं, ये कब रहेगा, केवल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म के अंदर तो क्या होता है, सिर्फ एसी होता है, तो केवल सेंटर की ओर फोर्स चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर एसी और एटी होता है, तो हमें क्या चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल दोनों अवेलेबल होंगे। अब इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, देखो क्या, एक वर्ड है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और एक वर्ड आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक वर्ड है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और एक वर्ड आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मुझे ये बताओ, सेंट्रीपिटल तो अभी हमने कहा है, ठीक है, इसको वापस समझते हैं। मैंने कहा कि देखो ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से बांध के मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है। तो अभी आपने कहा कि ये बताओ इस पार्टिकल को घुमाने का काम कौन कर रहा है, तो आप कहोगे इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है,
टेंशन है और वो टेंशन हर टाइम किधर है, सेंटर की ओर है, तो वो टेंशन क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है, तो टेंशन ही क्या कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यही तो बोलोगे। तो आप बोलोगे यहां से कि हमारा ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, हमारा ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड पे, यानी इनर्शियल फ्रेम में है, ग्राउंड पे हमारा ऑब्जर्वर है। वो क्या देखेगा, वो देखेगा पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, घुमा दिया। तो ये जब इसको एनएलएम से एफ नेट इक्वल टू एम की इक्वेशन लगाएगा, तब ये बोलेगा क्या कि इसका हम एफबीडी बनाते हैं। ये क्या कहेगा, हम एफ नेट इक्वल टू एम से इक्वेशन बनाए, तो ये कहेगा इसका हम एफबीडी बनाते हैं। तो हमने कहा चलो बनाइए एफबीडी, तो एफबीडी बनाते हैं, तो ये कहेगा यहां तो टुवर्ड द सेंटर क्या लग रहा है, टेंशन। तो नेट फोर्स सेंटर की ओर कितना मिला, टेंशन मिला। क्या मिला, टेंशन। तो ये एक ही फोर्स दिखाएगा, बोलो एक ही फोर्स दिखाएगा। तो इसने इक्वेशन लिखी, इसने इक्वेशन लिखी, इसने कहा कि देखो जी यहां पे आप एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से इक्वेशन लगाओगे, तो यहां तो सेंटर की ओर इक्वेशन लगा रहे हैं तो एम ए सी लिख देंगे। तो हमने कहा यहां से एफ नेट आपका क्या है, टेंशन टी है, और यहां पर v की स्पीड के ओमेगा के रूप में जैसे भी लिखोगे तो आप लिखोगे या तो लिखोगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दोगे इसको, या एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख दोगे। बोलो ये लिखोगे। तो इसने इक्वेशन लिखी एनएलएम से कि t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर है, यानी टेंशन की वैल्यू कितना है यहां पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। दोबारा सुन लो, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर ने इसका एफबीडी बनाया, उसने कहा कि रस्सी में टेंशन है सेंटर की ओर, पार्टिकल पे यानी टेंशन लग रहा है सेंटर की ओर, केवल एक फोर्स काम कर रहा है। तो उसने एफ नेट इक्वल टू एम से इक्वेशन बनाई, तो उसने कहा टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। अच्छी बात है। तो इसने कहा ये बेसिकली टेंशन क्या है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है, सर्कल में घुमा रहा है। वही बात तो जो पहले हमने बात की। अब बात आती है यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या आती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये आता है कब, आपने स्यूडो फोर्स सुना है एनएलएम के अंदर, जब ऑब्जर्वर क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है। जब ऑब्जर्वर क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है, तो हमें न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, वहां पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, मैथमेटिकल करेक्शन करना पड़ता है, तभी हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से ये बताओ, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, हम यहां यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। देखो यहां एग्जांपल किसका लेके चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इस बात का ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यहां से बताओ ग्राउंड वाला क्या कहेगा, इसके सेंटर की ओर सिर्फ एसी है, सेंटर की ओर क्या लग रहा है, एसी लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके पास है। अब ये ग्राउंड फ्रेम वाले ने इसको सोल्व किया था टेंशन के लिए। अगर ऑब्जर्वर को इससे पार्टिकल के ऊपर बिठा दिया जाए, अगर ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल के ऊपर बिठा दिया जाए या ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल के फ्रेम में भेज दिया जाए, ऑब्जर्वर को पार्टिकल के फ्रेम में भेज दिया जाए, तो हम क्या कहेंगे यहां से कि अगर ऑब्जर्वर पार्टिकल के फ्रेम में है, ऑब्जर्वर पार्टिकल के फ्रेम में है, तो बताओ पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन हमेशा ही कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और हमेशा ही एक्सेलरेटेड अगर मोशन होता है, इसका मतलब जैसे ही इस ऑब्जर्वर को यहां बिठाओगे, बताओ कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, और ये बैठ गया पार्टिकल पे। ऐसे सोचो, आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चल रही है, बाहर वाला को दिख रहा है ट्रेन चल रही है, ट्रेन एकदम पैक है। क्या आपको पता लगता है कि ट्रेन चल रही है, रेस्ट में है? तो आप कहते हो ट्रेन तो रेस्ट में है। तो सेम वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप ट्रेन के अंदर बैठ गए, तो अब आपको ट्रेन कैसी नजर आ रही है, आपको लग रही है ट्रेन क्या है, रेस्ट में है। तो सेम वैसे का वैसे जब ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ जाता है, तो ये ऑब्जर्वर क्या कहता है, ये ऑब्जर्वर कहता है पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्या कहता है, पार्टिकल इज एट ए रेस्ट, यानी पार्टिकल तो किस में है,
रेस्ट में है और पार्टिकल रेस्ट में है, मतलब नेट फोर्स जीरो। एनएलएम क्या कहता है, अगर कोई पार्टिकल हमेशा ही रेस्ट में है तो उसका मतलब उस पे, या ऐसे कहें कि उसका एक्सेलरेशन जीरो और उसका एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो। तो इसको बोला गया भाई टेंशन कैलकुलेट करके बता फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा तू। तो इसने कहा कि देखो मैं बैठ गया हूं नॉन इनर्शियल फ्रेम में और मुझे लगाना पड़ेगा सूडो, क्या लगाना पड़ेगा, सूडो लगाना पड़ेगा। तो इसने क्या कहा इस ऑब्जर्वर ने, चलो देखो इक्वेशन लगाए हम। तो इसने कहा देखो ये हो गया पार्टिकल, ये क्या हो गया पार्टिकल, इसका मैं बनाता हूं एफबीडी। तो इसने कहा कि एक तो देखो ये रस्सी इसको खींच रही है उधर, ठीक है, तो एक तो उधर क्या है आपका टेंशन है, क्या उधर है टेंशन है। अब इसने कहा देखो भाई मैं हूं रेस्ट में, ये अगर पार्टिकल पे फोर्स टी लगा दिया मैंने, अब इसके लिए कोई सर्कुलर मोशन नहीं है इस ऑब्जर्वर के लिए, इसके लिए तो रेस्ट में है। अब इसने कहा कि देखो मुझे एनएलएम लगाना है, न्यूटन लॉ लगाने हैं, तो मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा अगर न्यूटन के हिसाब से मुझे चलना है, न्यूटन के अकॉर्डिंग आंसर कैलकुलेट करना है। तो सूडो लगाते हैं हम क्या कि जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होता है, बताओ ग्राउंड से एक्सेलरेशन किधर है, एसी सेंटर की ओर, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो सेंटर की ओर अगर एसी है तो सूडो किधर लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट। सूडो किधर लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगा। तो इसका मतलब सेंटर इधर है तो इसके अपोजिट इधर लगेगा सूडो फोर्स। ये बेसिकली क्या है, सूडो फोर्स है। और इस सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है एफ, सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है मास ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इस पार्टिकल पे, पार्टिकल का एक्सेलरेशन एसी के बराबर है ग्राउंड फ्रेम से। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो इसने कहा आपका पार्टिकल रेस्ट में है, आपका पार्टिकल रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या आएगा भाई, जीरो। एफ नेट कितना आएगा, जीरो आएगा, और एफ नेट जीरो आएगा। इसका मतलब टेंशन है ये किसके बराबर आएगा, तो टेंशन बराबर आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये किसके बराबर आ जाएगा, आपके टेंशन के बराबर आ जाएगा। मतलब दोबारा इसे सुन लो, आंसर तो देखो सेम ही आया है, बट ऑब्जर्वर के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है। जब आप क्या करोगे, पार्टिकल के फ्रेम में जाके बैठ जाओगे जो सर्कुलर मोशन में है, तो वहां आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इस सूडो फोर्स का नाम ही क्या हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है। इस सूडो फोर्स का नाम ही क्या हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है। यहां पर ये आपका सूडो फोर्स है, यही क्या बन गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन गया है। मतलब ग्राउंड फ्रेम से सोल्व करेंगे तब हम कहेंगे क्या कि घूमने के लिए जो सेंटर की ओर नेट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन आप उस पार्टिकल के फ्रेम में चले गए तो पार्टिकल रेस्ट में आया तो आपको सूडो लगाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, सेंटर की ओर एक्सेलरेशन होता है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर लगाना पड़ेगा, जो सूडो फोर्स है। इसी सूडो फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो आपको ये बात क्लियर होगी कि आप क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहे हो या उस सर्कुलर पाथ में घूमने वाले पार्टिकल के फ्रेम में जाके सॉल्व कर रहे हो, दोनों में आपकी अप्रोच अलग अलग रहने वाली है। इसके बाद देखो कुछ पॉइंट है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स केवल सेंटर की ओर है, उसका नाम अपना क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू एम एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहां टेंजेंशियल फोर्स जीरो होता है, एफ नेट एफ सी के बराबर ही आ जाता है। अब दूसरी बात यहां पे देखो, यहां पे देखो ये पार्टिकल आपका सर्कल में घूमता है तो आपका एफ सी हमेशा होता है टुवर्ड द सेंटर, और पार्टिकल चलता है हमेशा टेंजेंशियल, पार्टिकल चलता है हमेशा टेंजेंशियल, और फोर्स होता है हमेशा टुवर्ड द सेंटर। तो मुझे ये बताओ कि जब फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर है और चल रहा टेंजेंशियल है तो हमेशा होगा क्या कि हर टाइम वेलोसिटी है, हर टाइम वेलोसिटी है
वो फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। और जब हर टाइम हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी फोर्स की परपेंडिकुलर हो, जब हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर हो, तो उस सिचुएशन में उस फोर्स का वर्क डन कितना आता है? 0 आता है। जब वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर हो तो उस सिचुएशन में फोर्स का वर्क डन कितना आता है? 0 आता है। तो मैं बोलूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा आपको कितना मिलेगा? 0। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा ऑलवेज। और जब पावर की बात करेंगे तो पावर हम कहते हैं किसी इंस्टेंट पे पावर P इक्वल टू एफ डॉट वी। अब बताओ एफ और वी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हम कहते हैं एफ डॉट वी को सोल्व करते हैं तो ये आपके पास बनता है एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा। तो ये बताओ थीटा आपका 90 है टाइम पे, एफ और वी के बीच एंगल 90 है, cos 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और cos 90 0 हो जाएगा, पावर आपकी कितना आएगी? 0। या ऐसे के वर्क डन ही हर टाइम 0 तो पावर कितना आनी है? 0 आनी है। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन और सेंट्रीपिटल फोर्स की पावर, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन और सेंट्रीपिटल फोर्स की पावर हर टाइम आपको कितना मिलेगी? 0 मिलेगी। लेकिन अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, देखो क्या है, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अब मुझे बताओ, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आपका आ गया तो यहां पे आपके पास एसी और एटी दोनों होंगे। यानी फोर्स का एक कंपोनेंट होगा, फोर्स होगा एक तो सेंटर की ओर भी होगा और एक आपका टेंजेंशियल भी होगा, एक आपका क्या होगा? टेंजेंशियल भी होगा। तो मैंने कहा नेट फोर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा? दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है तो नेट फोर्स क्या बनेगा आपका? अंडर एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और एंगल अगर कैलकुलेट करना है तो ये बस डायग्राम बनाओ, यहां से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस लिख के यहां से tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ सी आपका एम ए सी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, और टेंजेंशियल आपका एम इंटू ए टेंजेंशियल लिख देते हो। ये तो वो की बातें हैं। अब काम की बात देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन 0 होता है, सेंट्रीपिटल की पावर भी कितना होती है? 0। लेकिन ध्यान रखना, पावर अगर टेंजेंशियल फोर्स की बतानी है तो बताओ फोर्स और वेलोसिटी दोनों या तो सेम डायरेक्शन में होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दोनों या तो सेम डायरेक्शन में होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो एफ डॉट वी में या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो यहां पर पावर नॉन जीरो आएगी। तो आपको जब भी क्या करना है, जब भी क्या करना है, आपको टेंजेंशियल फोर्स की पावर बतानी है या पावर कैलकुलेट करनी है जब भी आपको, तो पावर हमेशा किसकी आएगी? सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल फोर्स की पावर आएगी। किसकी आएगी? टेंजेंशियल फोर्स की पावर आएगी। और कितनी आएगी? क्या काम में लोगे? P इक्वल टू एफ डॉट वी काम में ले लोगे। और वर्क डन देखो, हम कह देते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए W बराबर एफ डॉट डी एस, आ जाएगा। अब या तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। और टेंजेंशियल फोर्स है, और अगर फोर्स कांस्टेंट है टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड में, अगर ये टेंजेंशियल फोर्स मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं कि टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन है वो कैसे लिखा जाता है? ये आता है प्लस माइनस टेंजेंशियल फोर्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ। पाथ की लेंथ से क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो। जब आपके एफ टी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। एफ टी के मैग्नीट्यूड को हम क्या कह रहे हैं? ये कांस्टेंट है। उस सिचुएशन में आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे लिए यहां पर बात हुई किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसको एनएलएम में किस तरीके से हमें इंप्लीमेंट करना है, इस तरीके की हमने सारी की सारी बातें अब डिस्कस की हमने। और अब हम क्या करेंगे? इसकी अप्रोच लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर कि इसको क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि इस तरीके के क्वेश्चन है सर्कुलर वाले वो एनएलएम की अप्रोच से हम क्या कर पाए? सॉल्व कर पाए। तो देखो क्वेश्चन सोल्व करना अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो इसमें क्या कहा आपसे, इसमें ये आपसे बोला गया है कि ए 500 kg कार, एक कार है जिसका मास कितना देर का? 500 kg है, टेक्स ए राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? वेलोसिटी दे रखी है, बताओ, रेडियस दे रखी है, मास दे रखा है। तो आप क्या देते हो सीधा सा कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितना होती है? ये होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आपने कहा मास 500 kg, वेलोसिटी इन्होंने किलोमीटर पर आवर में दे रखी है,
और फोर्स न्यूटन में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप कहोगे 36 किलोमीटर पर ओवर है, किलोमीटर पर ओवर है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, तो आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास कितनी आ गई है, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई है। चलो वैल्यू पुट कर दो, m कितना 500, v कितना है 10 का स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन रेडियस, रेडियस बोलो कितना है 50 मीटर, 50 मीटर आपने कहा यहां से, तो ये आपके पास यहां से कितना बचा 10 10 10 10 कितना हो गया ये 1000। तो आपने कहा यहां से इस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया 1000 न्यूटन हो गया। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपने देखो नीट का ही क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछा है, इसमें देखो इन्होंने कहा है कि 2 स्टोन्स ऑफ मास m एंड 2m, यानी 2 स्टोन है, एक का मास m है और दूसरे का 2m है, आर व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। इनको क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमें घुमा रहे हैं। चलो ठीक है। द हेवियर वन इन द रेडियस r/2 एंड लाइटर वन इन रेडियस r, जो भारी वाला है ठीक है उसको रेडियस r/2 में और लाइटर वाला उसको रेडियस r में घुमा रहे हैं। तो हमने कहा ये हो गया मास m, इसका सर्कल ये हो गया ठीक है, और ये हो गया मास 2m, इसका सर्कल है ये हो गया। अब बताओ इन्होंने क्या कहा है, हेवियर वन इन रेडियस r/2, इसकी रेडियस कितनी है r/2 है और इसकी रेडियस कितनी है r। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ हेवियर, यानी टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स, लाइटर की n टाइम्स है। तो मैंने कहा अगर इसकी स्पीड में v मान लेता हूं तो इसकी स्पीड कितना हो जाएगी nv हो जाएगी, कितनी हो जाएगी nv हो जाएगी ऑफ हेवियर स्टोन। When they experience same centripetal force, the value of n, दोनों पे सेम सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो n की वैल्यू पूछी है। तो हमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है mv²/r। तो हमने कहा दोनों के यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों की वैल्यू अगले ने क्या दे दी है, सेम दे रखी है। तो हमने कहा सेम दे रखी है तो वैल्यू लिखो, यहां पे देखो मास m, v कितना है nv, तो mv² ये r इज इक्वल टू मास m इंटू mv, v का v है यहाँ पे mv²/r, r की जगह यहाँ कितना है r/2 है। चलो देखो इसको सिंप्लीफाई करें, बताओ m सेम क्या हो गया कैंसिल आउट, r से r भी कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा देखो आपका n² ठीक है, और v² से v² तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ वहां पे आपके पास बचा है n² ठीक है, इज इक्वल टू ये आपके पास देखो कितना बना, यहां से 2 चला गया ऊपर, 2 चला गया ऊपर, तो n² इज इक्वल टू कितना बना 4 बना, n² 4 बना तो n की वैल्यू कितना बन गई, यहां से आपके पास 2 आ गई, यानी कि यहां पे n की वैल्यू आपको कितना रखनी पड़ेगी 2 रखनी पड़ेगी, तब ये दोनों के FC बराबर हो जाएंगे। तो हमने कहा यहां से n इक्वल टू 2, मतलब आपका ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे चले, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो ये है ठीक है। आप देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, इस क्वेश्चन में बोला है which vector in the figure best represent the acceleration of a pendulum mass at intermediate point in the string। यानी कि इन्होंने बोला है कि एक पेंडुलम है ठीक है, एक पेंडुलम, इसको ऐसे समझो कि जैसे हमने कहा रस्सी से मैंने क्या किया, इसको बांध दिया, इसको मैं क्या कर देता हूं छोड़ देता हूं, तो ये क्या करता है इसे ऑसिलेट करता है, ये क्या कर रहा है इसे ऑसिलेट कर रहा है ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है अपना सिंपल पेंडुलम है, क्या है ये सिंपल पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम में होता क्या, देखो आपका पार्टिकल इसकी स्पीड यहां 0 होती है, बढ़ती है, फिर कम होती है 0 होती है, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगातार यहां से यहां तक बढ़ रही होती है, यहां से यहां तक घट रही होती है। इस तरीके की सिचुएशन यहां पर दिखा रखी है। तो इन्होंने ये कहा है देखो इसके अंदर इन्होंने इसमें ये कहा है कि कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है ठीक है, कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है, उस इंटरमीडिएट पॉइंट पर बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम मास m इंटरमीडिएट पॉइंट, तो एक्सेलरेशन को दिखाना है। अब ये कहो आप यहां पे ये आपका सिंपल पेंडुलम हुआ,
ये हमने कहा सिंपल पेंडुलम और ये इसका जर्नी हुई यहां पे, ठीक है। अब किसी इंटरमीडिएट पॉइंट यहां पे ये पूछ रहा है, अब इंटरमीडिएट पॉइंट पर यहां पर पूछ रहा है, तो मुझे ये बताओ, एक तो देखो ये बेसिकली सर्कल का पार्ट हो गया, किसका पार्ट हो गया, ये सर्कल का पार्ट हो गया। अगर सर्कल का पार्ट हो गया तो एक तरीके से सर्कुलर मोशन हो गया ना, और सर्कुलर मोशन हुआ तो एक तो हमेशा सेंटर की ओर क्या रहेगा आपका, एसी तो रहना ही है, सेंटर की ओर एसी तो रहना ही है, उसको तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, वो तो हटेगा नहीं, एक तो आपका एसी होगा। अब जब ये ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी और नीचे आएगा तो बढ़ेगी, ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी और नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। चलो बताओ, अगर ये ऊपर जा रहा होता तो स्पीड कम होती तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर आता, पीछे, नीचे आता तो स्पीड बढ़ रही होती तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होता, नीचे ही होता। इसका मतलब ये चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर है तुम्हारा, ये इस डायरेक्शन में होगा, ये बन जाएगा आपका 80, क्या बन जाएगा आपका 80 बन जाएगा। अब बताओ 80 और AC दोनों है, 80 और AC दोनों है, तो रिजल्टेंट ना सेंटर की ओर आएगा ना टेंजेंशियल आएगा, कहां बनेगा, इनके बीच में बनेगा, ये आपका बनेगा एक्सेलरेशन। तो देखो ये टेंजेंशियल है, गलत, ये आपका नीचे है, ये तो वैसे ही गलत है, ये सेंटर की ओर दिखा दिया, ये गलत, तो बचा ऑप्शन कौन सा आपका, बी ऑप्शन बचा कि ना सेंटर की ओर ना टेंजेंशियल, बीच में जाके कहीं इसका एक्सेलरेशन आएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें बोला है इन्होंने क्या कि ए पॉइंट मास एम इज सस्पेंडेड, ए पॉइंट मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ एल, एक लाइट थ्रेड है जिसकी लेंथ एल है, इसको क्या कर रखा है, इस पॉइंट से बांध रखा है, फिक्स्ड एट ओ, is whirled in a horizontal circle at constant speed, एक constant speed से इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इस तरीके से ऐसे क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, as shown from your point of view stationary with respect to mass, forces on the mass are। देखो क्वेश्चन में देखो इसने क्या कहा है, सबसे बड़ी लाइन इन्होंने लिखी है, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू मास, यानी कि आपको कहां जाके बैठना है, इस पार्टिकल पे जाके बैठना है, क्योंकि पार्टिकल पे जाके बैठोगे, पार्टिकल पे जाके बैठोगे तभी क्या होगा, तुम्हारे लिए पार्टिकल किस में आएगा, रेस्ट में आएगा। अब मुझे बताओ, अगर आपका ऑब्जर्वर इसके ऊपर जाकर बैठ गया, अगर ऑब्जर्वर इसके ऊपर जाके बैठ गया तो हमने कहा ये तो बन गया आपका कौन सा फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, पार्टिकल रेस्ट में आ गया। चलो बताओ इसकी एफबीडी बनाएगा, फिर ये तो एफबीडी बनाएगा तब ये क्या कहेगा, नीचे तो लग रहा है एमजी, नीचे क्या लग रहा है एमजी, और इधर क्या लग रहा है रस्सी में टेंशन, इधर क्या लग रहा है रस्सी में टेंशन, टेंशन लग रहा है, ठीक है। और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो सेंट्रीफ्यूगल लगाएगा, सूडो लगाएगा, और सर्कल का सेंटर इधर है तो सूडो किधर लगाएगा, सेंटर से दूर की ओर, किधर लगाएगा, सेंटर से दूर की ओर, तो इधर लगाएगा आपका ये सूडो, ये लगाएगा mv² अपॉन है, और ये क्या लगाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स लगाएगा F सेंट्रीफ्यूगल, सूडो फोर्स लगाएगा। यानी कि इसके हिसाब से आपके तीन फोर्सेस बने हैं, तीन फोर्सेस, एक इधर एक इधर एक इधर, तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, यहां से सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कब, जब आपका ऑब्जर्वर इसके ऊपर जाके बैठ गया विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल, जो पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में। अब इसी क्वेश्चन को अगर किसी को मॉडिफाई करना तो वो कहेगा कि फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड फ्रेम, जब आप ग्राउंड फ्रेम पे हो, मैंने कहा दूसरा कोई ऑब्जर्वर है जिसको कहां बिठा दिया मैंने, ग्राउंड पे बिठा दिया, ऐसे समझो
दूसरा एक ऑब्जर्वर है जिसको हमने बिठा दिया है ग्राउंड पे। कहां बिठा दिया है? ग्राउंड पे। अब इस ऑब्जर्वर के लिए अगर ग्राफ बनाए तो ये ऑब्जर्वर क्या कहेगा? नीचे लग रहा है mg, ठीक है, इधर लग रहा है टेंशन। क्या लग रहा है? नीचे mg, इधर क्या लग रहा है? टेंशन। क्योंकि सेंट्रीपिटल कोई अपने आप में फोर्स होता नहीं है, ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल अपने आप में कोई फोर्स होता नहीं है। सेंटर की ओर जो फोर्स होता है, नेट फोर्स, उसी का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर वाला है, जो ग्राउंड पे बैठा है ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर कहेगा इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? दो, एक आपका टेंशन, एक आपका mg। तो वो आंसर कौन सा जाता? आपका बी जाता। तो ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर कि ऑब्जर्वर आपका कहां पे है, किसको इन्होंने ऑब्जर्वर एज्यूम किया है। अगला क्वेश्चन देखो है क्या? अगला क्वेश्चन यह है कि एक पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और कैसा सर्कुलर मोशन यहां है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब स्पीड क्या है? कांस्टेंट। तो मुझे बताओ, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो इसका मतलब पहली बात तो क्या कि यहां पर प्लेन पे होगा। जैसे देखो, एक हमने क्या किया, रस्सी से बांध दिया एक ब्लॉक को और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं तो इसका आप एफबीडी बनाओगे। तो एफबीडी बनाओगे तो आप कहोगे ग्राउंड फ्रेम से हम तो एफबीडी बना देते हैं। कहां से बनाते हैं? ग्राउंड फ्रेम से बना देते हैं कि ऑब्जर्वर कहां पे है तुम्हारा? ग्राउंड पे है। ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, ये क्या बनाएगा? ये बोलेगा देखो इस पार्टिकल के सेंटर की ओर तो टेंशन लग रहा है हर टाइम। क्या लग रहा है? टेंशन। नीचे mg लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि ये नीचे ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो एक तो अर्थ की वजह से नीचे लगेगा mg और एक ऊपर लगेगा यहां नॉर्मल। क्या लगेगा? नॉर्मल, ठीक है। अब तो घूम ऐसे रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन नहीं है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन नहीं है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो आएगा। तो जब भी आपको बोले कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो रहा है तो नॉर्मल और mg तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बैलेंस आउट हो जाते हैं। नॉर्मल और mg तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बैलेंस आउट हो जाते हैं। और आपका नेट फोर्स है F नेट है, F नेट है, ये यहां पे कौन सा बन जाएगा? टेंशन ही बन जाएगा। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ही बन जाएगा और किधर बन जाएगा? इसके सेंटर की ओर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के बारे में ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल ग्राउंड पे होगा, mg और नॉर्मल दोनों काम कर रहे हैं, पर दोनों वर्टिकली, एक नीचे और एक ऊपर है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? जीरो है। इसलिए आपका नेट फोर्स केवल टुवर्ड द सेंटर बना है ये। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन में क्या कहा इसको? इस क्वेश्चन में बोला है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? 2 kg, is tied to a string of length, is tied to a string of length 2 meter, the other end of which is fixed, the other end of which is fixed, other end है जो कि फिक्स है। The block is moved on smooth horizontal table, ब्लॉक को क्या करें? स्मूथ horizontal टेबल पे घुमा रहे हैं। With constant speed 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हॉरिजॉन्टल मोशन है तो हम क्या कहेंगे? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर टेंशन है, और वही क्या करेगा? सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। और वही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा तो आप सीधे ही यहां से क्या बोल दोगे कि इस क्वेश्चन में तो आप क्या कर दोगे? टेंशन की वैल्यू कई बार v दे रखा होगा तो mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर कर दोगे, ओमेगा दे रखा होगा तो m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर रख दोगे। तो बताओ यहां टेंशन एज इक्वल टू m कितना मास बताओ? 2 kg, और स्पीड कितने से घुमा रहे हैं? 5 मीटर पर सेकेंड से। तो mv स्क्वायर अपॉन r स्ट्रिंग की लेंथ बन जाएगी, यहां से रेडियस सर्कल की स्ट्रिंग की लेंथ बन जाएगी, और लेंथ कितना आपका? 2 मीटर है। 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल आउट। तो यहां से हम कहेंगे इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना आया है आपका? 25 न्यूटन क्या आया है? इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आया है। क्या आया है? टेंशन आया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला इसी फॉर्मेट में देखो क्वेश्चन और होता है क्या? इस टाइप से इसकी लैंग्वेज रहती है कि इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 100 न्यूटन,
यानी पिछले वाले क्वेश्चन में स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ था वो 100 न्यूटन है, then what can be the maximum possible speed of particle for circular motion, यानी पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम स्पीड कितना पॉसिबल हो सकती है। तो मुझे बताओ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब हो गया टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू अगले ने दे रखी है, ठीक है, टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू अगले ने दे रखी है। हमने कहा यहां तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये लगा रहे हैं T इज इक्वल टू एम वी, वी पूछ रहा है मैक्सिमम तो वी लिख देंगे, ओमेगा पूछता तो ओमेगा लिख देते हैं। T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगा रहे हैं। तो बताओ जब आपका टेंशन मैक्सिमम हम काम में लेंगे तो उस टाइम आपकी स्पीड भी तो क्या काम आएगी, मैक्सिमम काम आएगी। जब आपका टेंशन मैक्सिमम यूज में लेंगे तो आपकी स्पीड भी मैक्सिमम काम आएगी, यानी कि इससे ज्यादा टेंशन आना नहीं चाहिए। तुमने कहा मैक्सिमम टेंशन अगले ने कितना दिया 100 इज इक्वल टू मास कितना था 2 इनटू वी मैक्स हमें कैलकुलेट करना है तो वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर आपकी लेंथ 2 थी, 2 से 2 यहां से कैंसिल आउट तो आपने कहा वी मैक्स का स्क्वायर 100 मतलब मैक्सिमम स्पीड कितना आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड आ गई है। तो इस तरीके से आपको मिला कि मैक्सिमम जो स्पीड हो सकती है सर्कुलर मोशन में इसकी कितना हो सकती है 100 मीटर पर सेकेंड हो सकती है। इसी कॉन्सेप्ट में देखो आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पॉज करके अपने आप सॉल्व करने की ट्राई करो, इजी सा क्वेश्चन है, सेम इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो आप इसको क्या कर पाओगे सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते देखो, अगला क्वेश्चन देखो ये अपने नीट का क्वेश्चन है, नीट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है और अपने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम and other end is connected to a small peg, यानी कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितना दे रखी है अगले ने L दे रखी है, इसका एक पार्ट यहां से खुट्टी से बंधा हुआ है और दूसरा एक पार्टिकल है जिसका मास है इससे कनेक्टेड है ऑन ए स्मूथ टेबल पे है। If particle moves in the circle with speed v, the net force on the particle directed toward the center will be। अब बताओ यहाँ पे टेबल पे है, टेबल पे घूम रहा है तो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो गया ना, ये तो एक तरीके से कौन सा मोशन हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो गया, और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, सेंटर की ओर नेट फोर्स होगा, नॉर्मल mg दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बैलेंस आउट। अभी हमने बात की थी क्या कहेंगे, देखो यहां इसका एफबीडी बनाओगे तो हम कहेंगे यहां पे देखो सेंटर की ओर लगेगा टेंशन, नीचे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है 0। तो बताओ यहां पर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो एफ नेट हमारा क्या बनता है यहां से सिर्फ ये टेंशन ही बने जाता है, क्या बन जाता है टेंशन ही बने जाता है। तो यहां से देखो आंसर कौन सा आ गया टी। कई बार क्वेश्चन को घुमाएगा, ऑप्शन में ऐसे लिख देगा ये कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मल्टीपल ऑप्शन बनाना होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख देते हैं। तो बताओ वी स्पीड से घूम रहा है तो यहां पर हम क्या कहेंगे जो टेंशन टी है यही तो इसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्रोवाइड कर रहा है, यही क्या कर रहा है इसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्रोवाइड कर रहा है, यहां से या एल के रूप में लिखे तो एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मुझे कहता कि बताओ क्या ये भी लिख सकते हैं क्या, जी हाँ ये भी लिख सकते हैं, यहां एफ ने टी के बराबर है और ये टी किसके बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन एल के बराबर है, तो इसके बराबर भी लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा है तुम्हें कि ए ब्लॉक ऑफ मास एम moves with speed v against smooth fixed vertical circular groove of radius are kept on smooth horizontal surface, यानी कि ग्रूव बना रखी है, इससे गुफा बना रखी है इसे, ठीक है, और इसमें इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर रहा है ये घूम रहा है, क्या कर रहा है इसके अंदर ये घूम रहा है।
पहला बोला इन्होंने नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द ब्लॉक, फ्लोर मतलब नीचे वाली सरफेस। अब बताओ ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो अभी हमने क्या कहा यहां पे इसका मोशन ऐसे है, इसका मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, चलो इसमें बना देते हैं। हम कहेंगे देखो एक तो यहां पर नीचे क्या लग रहा है आपका mg, और नीचे वाले ग्राउंड की वजह से ऊपर नॉर्मल लग रहा है, इसको मैं n1 कह देता हूं। पीछे कांटेक्ट में है तो पीछे वाले कांटेक्ट की वजह से सेंटर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ये फोर्स लग रहे होंगे। अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में है नहीं, तो हम कहेंगे एफ नेट वर्टिकल इज इक्वल टू 0, एफ नेट वर्टिकल इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा यहां से एफ नेट वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इसलिए हम कह देंगे n1 इज इक्वल टू क्या होगा mg के बराबर आ जाएगा, यानी जो ग्राउंड वाला फ्लोर है उसकी वजह से। दूसरा देखो ये लग रहा है टुवर्ड द सेंटर, तो यहां नॉर्मल किसका काम कर रहा है, ये n2 अगर मैं इसको कहूं, क्या कहूं यहां पे इसको n2 कहूं अगर, तो मैं कहूंगा ये n2 है, ये यहां पे किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल का, ये घुमा रहा है। तो अगर ये v स्पीड से घूम रहा है तो बताओ क्या कहेंगे, ये सेंट्रीपिटल कितना फोर्स चाहिए इसको घूमने के लिए, हमने कहा v स्पीड से घुमा रहा है, तो हम कहेंगे यहां से n2 है, ये n2 आपका किसके बराबर हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया। मतलब क्या लिखोगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए से एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख देते हैं। तो यानी कि इस ये जो ग्रूव वाली वॉल है, इस वॉल की वजह से जो नॉर्मल आएगा वो सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, तो एफ नेट इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू m इंटू ए, तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है ए व्हीकल इज मूविंग ऑन गिवन रोड, ए व्हीकल इज मूविंग ऑन गिवन रोड विथ कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, चलो ठीक है। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन व्हीकल पास फ्रॉम गिवन पॉइंट। ठीक है, इन पे चलो देखो नॉर्मल है, आपको ये बताना है। चलो देखो ए पे स्टार्ट करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और कुछ नहीं करना आपको। इसका मास m ले लो तो नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, कहां पे ए पे। अब मुझे बताओ यहां पे अगर मैं कहता हूं पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे बताओ कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कर्व्ड प्लेन तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो बताओ इस पे नेट फोर्स 0 है, तो ना सेंटर की और कोई फोर्स है ना इधर है, तो इस पे नेट फोर्स इस टाइम पे 0 है। नेट फोर्स क्या है 0, तो हम कहेंगे ए पर जो नेट फोर्स है एफ नेट है ये कितना है 0, और एफ नेट इस डायरेक्शन में भी 0 है, इधर भी 0 है, तो वाई डायरेक्शन में नेट 0 करेंगे तो आप कहोगे एन ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एम जी के बराबर आ जाएगा। ए पर एम जी के बराबर आ जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। इसमें देखो यहां पर जब गाड़ी पहुंचेगी नीचे क्या लगेगा आपका mg, सरफेस नीचे है, नॉर्मल कहां लगेगा ऊपर टुवर्ड द सेंटर, नॉर्मल कहां लगेगा टुवर्ड द सेंटर, ये इसका सेंटर है देखो, ठीक है, ये इसका सेंटर हुआ। हमने कहा नॉर्मल कौन से बी पॉइंट पे लिख रहे हैं, तो ये nb हो गया। अब मुझे बताओ यहां पाथ कैसा है सर्कुलर, और सर्कल में हम बोलते हैं सेंटर की ओर नेट फोर्स आता है ना, सेंटर की ओर नेट फोर्स आता है। जब आप सेंटर की ओर इक्वेशन बना रहे हो तो नेट सेंटर की ओर आना है, तो ज्यादा हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर वाला होगा। क्या ध्यान रखोगे कि यहां पे एनबी और एमजी में से कौन सा ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सेंटर ऊपर की ओर है और नेट सेंटर की ओर आना है, नेट सेंटर की ओर आना है, तो आप कहोगे 8b पे अगर मैं कहूं तो b पे पहली बात तो एन बी की जो वैल्यू होगी वो mg से ज्यादा होगी, एनबी की वैल्यू mg से ज्यादा होगी, और ये चल रहा है v स्पीड से, तो मैं सेंटर की ओर इक्वेशन बनाऊंगा एफ नेट इक्वल टू एम ए से, सेंटर की ओर इक्वेशन बनाऊं किससे
एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सेंटर की ओर। तो मैंने कहा एफ नेट ऊपर बताओ एम एन बी, क्योंकि ये ज्यादा है, नीचे एम जी, ये नेट बना इज इक्वल टू एम ए सी। ए सी क्या लिखोगे यहां से वी स्क्वायर अपॉन है आर बी, ये लिखेंगे। अब आर यहां सेम ही दे रखा है, तो चलो आर बी की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, ये आर ही लिख लेते हैं। तो बताओ बी पर आपका नॉर्मल फोर्स क्या बना, ये बना एम जी प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपका आ गया बी पर नॉर्मल फोर्स। क्या आ गया बी पर है नॉर्मल फोर्स। उसके बाद बात करते हैं देखो सी पे, किस पे बात करते हैं, सी पे। अब बताओ सी पे बात करें तो एट पॉइंट सी, एट ए पॉइंट सी। तो सी पे देखो, सी पे अगर एफ बी डी बनाए तो क्या कहेंगे, देखो पार्टिकल यहां पे है, नीचे आपका एम जी। अब देखो ये यहां पे ऐसे जा रहा है, ठीक है, गाड़ी ऐसे जा रही है, तो नीचे वाली सरफेस नॉर्मल किधर लगाएगी, ऊपर। नीचे वाली सरफेस नॉर्मल किधर लगाएगी, ऊपर लगाएगी। तो हमने कहा ये बना आपका नॉर्मल कहां पे, सी पे। ये बना आपका नॉर्मल कहां पे, सी पे नॉर्मल बना। अब मुझे बताओ सी पे नॉर्मल बना, सर्कल का सेंटर किधर है, नीचे की ओर। जिधर सर्कल का सेंटर होता है उधर वाला फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि नेट फोर्स उधर ही आना है। तो हम कहेंगे यहां पे mg की जो वैल्यू होगी वो nc से क्या होगी, ज्यादा होगी। mg की वैल्यू nc से ज्यादा होगी। तो बताओ इक्वेशन क्या बनाओगे आप बनाओगे एफ नेट इक्वल टू एम ए सी से इक्वेशन बनेगी। एफ नेट इक्वल टू बनेगा आपका यहां से mg माइनस एन सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर सी। सी आर ही दे रखा है ये, तो हमने कहा एन सी की वैल्यू नॉर्मल एट सी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन है और ये आपका नॉर्मल आ गया कहां पे, सी पे आ गया। तो इस तरीके से देखो आपके पास ए पे नॉर्मल आया, बी पे नॉर्मल आया, सी पे क्या आया, नॉर्मल आया, और तीनों पे अब नॉर्मल आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से कंपेयर कर सकते हो। तो आप सीधा बोलोगे कि सबसे ज्यादा नॉर्मल कहां पे है, बी पे, उसके बाद कहां पे है, ए पे, और सबसे कम कहां पे है, सी पे। सबसे कम कहां पे है, सी पे नॉर्मल है। ये सबसे कम नॉर्मल फोर्स की वैल्यू है। बोलो समझ में आया सभी को। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो आपको ये दे रखा है कि अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इज टाइड टू स्प्रिंग, इज टाइड टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, इज टाइड टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, नेचुरल लेंथ L एंड अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग O, नेचुरल लेंथ L एंड अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग at O. If block moves in circular path on smooth horizontal surface with constant angular velocity omega, find tension in the string. स्ट्रिंग में क्या बताना है, टेंशन बताना है। तो बताओ स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है, मतलब स्प्रिंग फोर्स बताना है। अब स्प्रिंग फोर्स बताना है तो हमने कहा यहां पे देखो इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। इसकी नेचुरल लेंथ कितनी दे रखी है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, नेचुरल लेंथ कितनी दे रखी है, L दे रखी है, एंड द अदर एंड उसका फिक्स कर रखा है। और इन्होंने पूछा है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, घूम रही है। अब देखो अगर ये घूमेगी, ठीक है, तो मुझे पता है यहां पे होगा क्या कि स्प्रिंग के अंदर तो स्प्रिंग फोर्स कब क्रिएट होता है, जब इलोंगेशन आता है उसके अंदर या कंप्रेशन आता है, ये होता है ना। तो होगा क्या, यहां पे ये घुमाएंगे तो स्प्रिंग इलोंगेट होगी, क्या होगी, इलोंगेट होगी, इलोंगेट होगी यहां पे। तो आप ये बोलोगे कि यहां पे जो रेडियस बनेगी ना, ये रेडियस बनेगी आपकी कितनी, नेचुरल लेंथ प्लस इसके अंदर जो इलोंगेशन आया, इसके अंदर क्या आया है,
इलोंगेशन आया है वो क्या बनेगी, इसकी रेडियस बनेगी। ठीक है, चलो हमने कहा अब इस सिचुएशन के अंदर स्प्रिंग फोर्स इसके अंदर है या टेंशन है वो कितना मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये टेंशन सेंटर की ओर है, ये सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, तो आप कह देते हो कि टी की जो वैल्यू है ये हो जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या हो जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगी तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे, एल प्लस एक्स लिखेंगे। बट ये एक्स हमारे पास क्या आ गया, एक नया अननोन आ गया, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको एलिमिनेट करोगे यहां से तो आप कहोगे कि स्प्रिंग फोर्स आपका टी है, स्प्रिंग फोर्स आपका टी है। इस स्प्रिंग फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, स्प्रिंग फोर्स होता है स्प्रिंग कांस्टेंट के इनटू स्प्रिंग में इलोंगेशन कंप्रेशन आया एक्स, तो इस एक्स की वैल्यू को उठा के हम क्या लिख सकते हैं, टी बाई के लिख सकते हैं। ये आपकी बनेगी यहां से इक्वेशन नंबर 2। क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने कहा यहां से वैल्यू उठाओ इसकी और यहां पुट कर दो। ठीक है, चलो इस वैल्यू को पुट करोगे यहां से तो क्या मिला हमें, तो हमने कहा ये मिला टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स की जगह क्या बना, टी बाई एक्स, ये बना। हमने कहा टी को एक जगह करना है तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने कहा यहां से देखो ये है आपके पास, यहां से एक सेकंड, एक्स टी की जगह के, एक्स की जगह बना अपना टी बाई के। चलो देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस, और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर टी बाई के, एम ओमेगा स्क्वायर टी बाई के, एम ओमेगा स्क्वायर टी बाई के। इसको इधर ले जाता हूं मैं, इसको उधर ले जाऊंगा, टी कॉमन आ जाएगा, टी कॉमन आ जाएगा तो टी को हम कॉमन ले लेंगे और ये उधर जाएगा तो 1 माइनस ये एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के यहां पर बचेगा आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के, ये बना इज इक्वल टू आपके पास क्या बना यहां से एम ओमेगा स्क्वायर एल बना है। अब देखो इसके को एलसीएम लेंगे तो के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये के इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करने के बाद आपके पास ये टेंशन बनेगा, ये के इधर आया तो के इंटू एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय ये बना आपके पास देखो कितना, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहां से टेंशन की वैल्यू बनेगी इस स्प्रिंग के अंदर। दोबारा सुन लो हमने क्या कहा, हमने कहा इसको घुमाएंगे तो पहले स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा और फिर इक्विलिब्रियम के अंदर एक पर्टिकुलर इलोंगेशन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। उस समय उन्होंने देखा कि कितने से घूम रहा है ये, ओमेगा से, तो हमने कहा आर बन जाएगी रेडियस इसकी नेचुरल लेंथ प्लस एक्स बन जाएगी। तो यहां से टी इक्वल टू बन जाता आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर की जगह ये पुट कर देंगे, बस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एक्स कहां से आएगा, टेंशन स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स क्या होता है के एक्स, एक्स की वैल्यू यहां से यहां गई और फिर इस इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या कर सकते हैं, टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि फॉर गिवन सिचुएशन find the ratio T1 and T2, find the ratio T1 and T2 both two particles moving in horizontal circle, both two particles moving in horizontal circle, दोनों पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहे हैं। अब देखो दो पार्टिकल दोनों से एक साथ हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं तो बताओ दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा ना, दोनों घूम रहे हैं तो दोनों अपना पूरा साइकिल एक साथ कंप्लीट करेंगे, पूरा साइकिल एक साथ कंप्लीट करेंगे और एक साथ कंप्लीट करेंगे मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है। लेकिन v इक्वल टू ओमेगा आर से v दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, लीनियर स्पीड अलग अलग होगी और ओमेगा दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, v की बजाय यहां ओमेगा वाली अप्रोच रखेंगे, उससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। v की बजाय यहां आप क्या करोगे, ओमेगा वाली अप्रोच रखोगे
तुमने कहा मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी, ओमेगा है। अब देखो दोनों का एफबीडी बनाते हैं, इन दोनों की लेंथ दे रखी है आपको, ये वाली जो स्ट्रिंग है इसकी भी लेंथ एल है और ये वाली स्ट्रिंग है इसकी भी लेंथ कितना है, एल है, ये बोला गया है तुम्हें। ठीक है, चलो बताओ पहले एफबीडी बनाओ आप किसका, इसका बना लो ए वाले का। ए वाले का एफबीडी बनाओगे, चलो ए वाले का यहां बना लेते हैं। ए वाले पे सेंटर की ओर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। यहां टेंशन कितना है स्ट्रिंग में, T1 कितना है, T1 मान लेते हैं। किधर लग रहा होगा, टुवर्ड द सेंटर, हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, नेट फोर्स यही है और नेट फोर्स यही है, तो आप कह दोगे T1 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर देखो सेंटर यहां है तो L प्लस एल कितना हो गया, 2L, कितना हो गया 2L। ये बनी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बनी यहां से, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी है। ठीक है, आपने कहा इसका एफबीडी बनाइए, हमने कहा चलो बना देंगे। तो बी वाला जो पार्टिकल है, अब बताओ इस पे टेंशन क्या रहेगा, उससे दूर देगा तो उस वाले स्ट्रिंग के अंदर टेंशन मान लो कितना T2, इधर वाले स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है T1। तुमने कहा ये इधर आपका टेंशन कितना T1 और सेंटर उधर है तो आपका एफ नेट उधर होगा, नेट फोर्स से उधर पे होगा। तो अब बताओ इसके लिए सर्कुलर मोशन में इक्वेशन बनाओगे तो आप लिखोगे एफ नेट इक्वल टू एम ए सी। तुमने कहा एफ नेट कौन सा ज्यादा होगा, T1 या T2, T2, क्योंकि T2 किधर है, सेंटर की ओर है। तो क्या इक्वेशन बनाओगे यहां से, एफ नेट की T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, मास हमारा दोनों का सेम ही है एम ए, और हमने कहा ए को लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर। आर देखो यहां ये रेडियस है, ठीक है, इसका सर्कल यहां पे है तो इसकी रेडियस ये है, तो ये बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर एल बनेगा। ठीक है, अब हमने कहा T1 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं, तो आपका जो T2 है ये T2 बन गया आपके पास, देखो 2m ओमेगा स्क्वायर एल, 2m ओमेगा स्क्वायर एल, इधर आके प्लस का हो गया और ये m ओमेगा स्क्वायर एल। तो बताओ T2 आपका कितना बना, 3m ओमेगा स्क्वायर एल। इसको देखो इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब बताओ T1 और T2 का ही तो रेशियो पूछा है, T1 और T2 का रेशियो पूछा है, तो बताओ T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या लिखोगे, T1 अपॉन T2 की वैल्यू आप लिखोगे, देखो T1 ये रहा, T2 ये रहा, एम ओमेगा स्क्वायर एल से एम ओमेगा स्क्वायर एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 3, तो ये आपके पास बचेगा 2/3, कितना आएगा 2/3 आएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कई बार क्या करते हैं, तीसरा पार्टिकल भी कनेक्ट कर देते हैं, तो तीनों की इक्वेशन बनाते हो, पहले लास्ट वाले की फिर इसकी और फिर इसकी। हमेशा कोशिश करनी है इक्वेशन ऐसे बनाओ, पहले लास्ट वाला फिर इधर से अंदर की ओर सेंटर की ओर जाते जाना है, इक्वेशन बनाते जाओगे तो आपके पास सारे टेंशन आते जाएंगे और जो पूछा जाए वो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये अपना नीट का क्वेश्चन है और ऐसा अपने एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या कहा इसमें कि एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड है रिवॉल्विंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको ऐसे समझ लो कि एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क होती है ग्रामोफोन में, वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ऐसे रोटेट कर रही है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, ओमेगा दे रखी है। ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखी है और उन्होंने कहा किया कि एक कॉइन इज प्लेस्ड, a coin is placed at a distance small r from the center of record, यानी सेंटर से r डिस्टेंस पे कॉइन को रख रखा है। The static coefficient of the friction is mu, the coin will revolve with the record f। चलो देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हमने कहा चलो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मैंने कहा यहां से यहां पे कोई कॉइन है, ये कॉइन है, ठीक है, और इस कॉइन की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दे रखी है, स्मॉल आर, ये दे रखा है। अब ये आपकी डिस्क है, ये घूम रही है कितने से, ओमेगा से घूम रही है, ये ओमेगा से घूम रही है, तो ये कॉइन भी क्या कर रहा होगा, साथ घूमना चाहेगा।
अब ये साथ घूम पाएगा या नहीं घूम पाएगा उसकी बात करें तो पहली बात तो देखो यहां पर अगर हम कहें कि इसको घुमाएगा कौन तो सरफेस के ऊपर नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है। अलोंग द सरफेस कौन सा फोर्स लग रहा है, जैसे मैं कहूं कि यहां पे मैं इस मार्कर को रख देता हूं, ठीक है, इस मार्कर को ऐसे रख देता हूं और इसको घुमा रहा हूं ऐसे, तो इस मार्कर पे इस प्लेन के अलोंग कौन सा फोर्स लग रहा है जो इसको घुमा रहा है ऐसे, तो मैं कहूंगा प्लेन के अलोंग तो यहां सिर्फ फ्रिक्शन ही हो सकता है ना, कौन सा फोर्स हो सकता है, सिर्फ यहां फ्रिक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब यहां जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वही क्या करेगा, इसको घुमाएगा, वही क्या करेगा, इसको घुमाएगा, और वो उसके साथ साथ चल रहा है नीचे वाली सरफेस के साथ। तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आर है वो आप क्या कंडीशन रख सकते हो ताकि ये साथ साथ घूमे, ताकि ये साथ साथ घूमे। तो देखो इसको इजी वे में समझने के लिए देखो ऐसा समझो, इसको अगर विजुअलाइज करना है बेटर तरीके से तो मैं ऐसे कहता हूं आपसे, अगर आपको बेटर वे में इसको विजुअलाइज करना है ना तो आप एक काम करो, इसके फ्रेम में चले जाओ, इसके फ्रेम में जाके बैठ जाओ, इसके फ्रेम में जाके बैठ गए, ठीक है। ये पार्टिकल आपका सेंटर से यहां से कितना डिस्टेंस पे था, आर डिस्टेंस पे। अब इसके फ्रेम में जाके बैठ गए तो ये आपके लिए किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। ये किस में आ गया, रेस्ट में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले गए तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सूडो। तो सूडो लगेगा पीछे, तो ये लगेगा आपका ओमेगा के रूप में m ओमेगा स्क्वायर r। सूडो लगेगा सेंटर से दूर, तो हमने कहा ये लगा आपका सूडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। ये पीछे खींचना चाहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसको जाने नहीं देगा और इसके अपोजिट में इधर क्या लगा देगा, सेंटर की ओर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा देगा। क्या लगा देगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा देगा। अब आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा ना, यानी कि अगर आपका आर है, आपका जो आर है, ठीक है, इस आर को आप क्या करते हो, चेंज करते हो। यानी इसने बोला डिस्टेंस के रूप में बोला इसने, ये सॉरी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बनेगा अपना कितना, एम ओमेगा स्क्वायर आर। सूडो फोर्स क्या बनेगा अपना, एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपना एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये क्या बनेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर बनेगा। ये अपना एम ओमेगा स्क्वायर आर बनेगा। तो मुझे बताओ यहां से आपका आर जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये फोर्स भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो रोकने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। और आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू जिसको बोलते हैं इसकी औकात या इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन, उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो ये ज्यादा जा नहीं सकता, लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो ये ज्यादा जा नहीं सकता। और अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं जा सकता है तो इसका मतलब आर की वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसको साथ घूमना है, या ऐसे कहें इसके रिलेटिव में अगर इसको रेस्ट में रहना है, तो यहां से कंडीशन बनती है क्या कि एम ओमेगा स्क्वायर आर की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल एफ एस मैक्सिमम, यानी कि इसकी वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम या बराबर रहे। तो यहां से हम कहते हैं ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसी को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसको बोल देंगे हम एफ लिमिटिंग। क्या बोलेंगे, एफ लिमिटिंग। तो यहां से हमने कहा इसको आगे फर्दर सोल्व किया जाए, तो देखो कंडीशन क्या बनेगी, एम लिमिटिंग होता है म्यू इंटू एम। एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू इंटू एम। अब बताओ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तुमने कहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर तो नीचे एमजी और ऊपर नॉर्मल है ना, तो अगर नीचे एमजी ऊपर नॉर्मल है तो आप क्या कहोगे यहां से कि ये आपका एमजी ये आपका नॉर्मल है और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, तो एन की वैल्यू हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसके बराबर हो जाती है, एमजी के बराबर। तो बताओ यहां से आपका क्या बना, देखो एम ओमेगा स्क्वायर आर शुड बी लेस देन इक्वल, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, और एन किसके बराबर आ गया, mg के बराबर। तो ये बना आपके पास m ओमेगा स्क्वायर r शुड बी लेस देन इक्वल म्यू इंटू एन की जगह क्या रख दोगे, mg के इक्वल। अब बताओ m से m तुम्हारा कैंसिल आउट, यानी कि r शुड बी लेस देन इक्वल, r शुड बी लेस देन इक्वल म्यू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, या इसको इधर लिख देता हूं मैं, r शुड बी लेस देन इक्वल, r शुड बी लेस देन इक्वल म्यू जी
अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, याद भी रख सकते हो। ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कि अगर कोई डिस्क है, उस डिस्क के ऊपर कोई कोइन या पार्टिकल रखा हुआ है, तो उसके साथ साथ कब तक घूमता रहेगा, जब तक आर की वैल्यू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर से कम होगी या बराबर होगी। अगर उससे ज्यादा हो गई तो फिर वो स्लाइड कर जाएगा, फिर वो उसके साथ नहीं रहेगा, फिर वो उसके साथ नहीं रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक पार्टिकल है ऑफ मास m, जिसका मास m है, स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस स्मॉल r, ठीक है, ऑफ कांस्टेंट रेडियस स्मॉल r मतलब सर्कुलर में चल रहा है, सच दैट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी वेरी विथ टाइम t एज एस सी इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। इन्होंने कहा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एसी, ये इन्होंने दे रखा है के स्क्वायर आर और टी स्क्वायर, यानी टाइम के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। मतलब वेयर के इज कांस्टेंट, जहां के क्या है, कांस्टेंट है। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब मुझे बताओ, अगर एसी बदल रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब एसी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब स्पीड बदल रही है, और स्पीड बदल रही है तो यहां पर टेंजेंशियल फोर्स भी आएगा। हमें पता है कि पावर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो तो कितना होती है, 0 होती है। पावर किसकी आती है, टेंजेंशियल फोर्स की आती है, और वो कितना होती है, एफ टेंजेंशियल डॉट वी, एफ टेंजेंशियल डॉट वी। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, यहां से अपने को दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये एफ पावर बन जाएगी एफ टेंजेंशियल। एफ टेंजेंशियल को क्या लिख सकते हो, एम इंटू ए क्या होता है आपका, डीवी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, इंटू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यानी कि अपना जो पावर है टेंजेंशियल का वो एफ डॉट वी, एफ होता है एम इंटू डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, साथ में स्पीड है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। चलो देखो, एसी को क्या लिखोगे, यहां से एसी को लिखोगे आप वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर क्या बना आपका, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ वी स्क्वायर कितना बना, के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, बोलो ये बना है। तो यहां से v क्या बना आपके पास, v बना के आर टी, ये v की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो एक तो v चाहिए था, एक क्या चाहिए, dv बाई डी टी। तुमने कहा dv बाई डी टी, dv बाई डी टी की वैल्यू कितना हो गई है, के आर हो गई है। ये दोनों वैल्यूज अपने पास आ गई है, दोनों वैल्यूज अपने पास आ गई है। तो बताओ पावर आ जाएगी टेंजेंशियल फोर्स की, p टेंजेंशियल। तुमने कहा यहां से m इंटू डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी कितना बना है, के आर, डीवी बाई डी टी बना है के आर, इंटू देखो वी कितना बना है, के आर टी, के आर टी, के आर टी। तो हमने कहा यहां से देखो, यहां से इसको सोल्व करोगे तो पावर बनी आपके पास m इंटू के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी, ये क्या बन गई है, पावर बन गई है टेंजेंशियल फोर्स की। तो जब भी देखो आपको पावर कैलकुलेट करनी है, पहले आप चेक करो एसी कांस्टेंट है या वेरिएबल। अगर एसी कांस्टेंट है वैल्यू वाइज मैग्नीट्यूड वाइज, तो आपकी स्पीड ही कांस्टेंट है, तो केवल एसी आएगा, केवल एसी आएगा। तो पावर सेंट्रीपिटल की तो 0 होती है और टेंजेंशियल है नहीं, तो वैसे 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एसी है, उसमें टाइम का टर्म दे रखा है, इसका मतलब स्पीड बदल रही है, तो आप क्या करोगे, पहले v कैलकुलेट करोगे, v कैलकुलेट करने के बाद dv बाई dt आ जाएगा और पावर बन जाएगी एफ टेंजेंशियल डॉट वी, एफ टेंजेंशियल बन जाएगा m इंटू डीवी बाई dt। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद एक अगला एक पैसेज है, आप इसका स्क्रीन पॉज करके क्या करोगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया
कि एनएलएम है उसके अंदर सर्कुलर मोशन को किस तरीके से यूज में लेना है, क्वेश्चन में किस तरीके से एफ नेट इक्वल टू एम ए को अप्लाई करना है, इस बारे में हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और हमारे हर लेक्चर के जो लेक्चर नोट्स होते हैं वो साथ में पीडीएफ के रूप में नीचे अटैच होते हैं, तो आप उसको यूज में जरूरत पड़ने पर यूज में ले सकते हो।